हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे भाई। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स का हम जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम उसके मीनिंग और टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट में हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं भाई जिनका मेन प्रॉफिट मोटिव होता है। वो क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है कि प्रॉफिट को हम कैसे जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कैसे बनाएं। उनका मेन काम क्या होता है भाई कि डिपॉजिट्स होते हैं जो पब्लिक के, उसको जमा करना, प्लस में उन्हीं डिपॉजिट्स को क्या करना भाई, दूसरे लोगों को लोन दे देना, और जो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का, वही क्या होता है? बैंकों का प्रॉफिट होता है। चार तरह के बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंटरनेशनली या फॉरेन बैंक्स, और रीजनल रूरल बैंक्स जिनको आरआरबी भी हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम ब्रीफली अगर आपको पढ़ना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो अपलोड कर रखी है चैनल के ऊपर, आप उसमें देख सकते हैं भाई। ठीक है, आज हम फंक्शन जो कॉमर्शियल बैंक के जो मेन फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। पहले हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरे हैं जो सेकेंडरी फंक्शंस जो बैंक ऑपरेट करता है भाई। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला है एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। अगर भाई कोई भी अगर डिपॉजिट ही नहीं करेगा बैंकों के अंदर तो बैंक कैसे चलेंगे? बैंक तो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ये प्राइमरी फंक्शन है भाई कि ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं बैंक। किस 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 फॉर्म में करते हैं भाई? जैसे पहली फॉर्म दे दी यहाँ पे, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स मतलब जब एक आम आदमी होता है वो क्या करता है भाई, अपने रोजमर्रा की जैसे भी वो थोड़ी थोड़ी सेविंग, वो अपनी जमा पूंजी को क्या है बैंक के अंदर जमा करता जाता है, तो वो बैंक खोलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट्स बोलते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं भाई? डिपॉजिट करते हैं। दूसरा है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट कौन से होते हैं भाई? जो एक टाइम के लिए हम अमाउंट फिक्स, जैसे कि हम बोल दें कि मैंने 1 लाख रुपए एक बैंक में 5 साल के लिए भाई जमा करा दिए। ठीक है, 5 साल के लिए। तो बैंक ने बोला कि ठीक है, अगर आप 5 साल के लिए कराते हो तो हम आपको 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम आपको क्या देंगे भाई? 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट देंगे। मतलब 1 लाख का 10% हो गया, 10,000 रुपये हम प्रतिवर्ष आपको देंगे। तो मतलब आपको कितने मिलेंगे 5 साल के बाद? 1,50,000 रुपये हम आपको क्या है भाई 5 साल के बाद दे देंगे। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है। मैंने इसमें भी आपको बताया है, रिकरिंग डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं, ये भी एक तरह का एफडी ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल होगा वो मंथली कंट्रीब्यूशन करता है। मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे? जैसे आपने मतलब जैसे आप 1,000 रुपये पर मंथ क्या है एक बैंक के अंदर क्या करेंगे? आरडी के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, तो एक साल में आप कितने डाल दिया आपने? 12,000। तो ऐसे कर करके इसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ऐड करता जाता है बैंक। ठीक है, तो ये भी एक तरह की एफडी होती है। इसमें इसमें क्या है, हम मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें एफडी के अंदर हम एक साथ क्या है बैंक के अंदर जमा करते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया अपना एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, वो कैसे कैसे बैंक किस किस फॉर्म में क्या है पैसा ले सकता है। इसके बाद दूसरी बात आती है भाई कि प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस, कि अब मेन मुद्दा यही है कि इसने डिपॉजिट पैसा ले तो लिया, लेकिन इस पैसे को जब तक वो लोन पे नहीं देगा बैंक तो वो प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा? तो दूसरा मेन कार्य इसका ये होता है कि वो लोगों को क्या देता है? एडवांस देता है, लोन देता है। इसके भी अलग अलग फॉर्म है, ये हम समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इनके कि भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? एक तरह का लोन ही होता है। इसमें क्या होता है, ये किन लोगों को दिया जाता है भाई? जो बैंक के लिए खास कस्टमर होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनके क्लाइंट्स, जैसे कि मान के चलिए जो सैलरीड पर्सन है जिनकी फिक्स सैलरी आती है, ठीक है, वो भी ऐसे क्लाइंट्स भी हो सकते हैं जिनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाए। या किसी ने एफडी करा रखी है बैंक के अंदर, तो एक तरह से सिक्योरिटी होगी उसकी बैंक की तरफ उसकी, तो वो ऐसे कस्टमर को भी क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है। अब बात आती है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है। जैसे मान के चलिए कि आप एक बैंक के मतलब एक अच्छे क्लाइंट हैं, आपने एफडी करा रखी है, आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी अच्छी सैलरी आती है उस बैंक के अंदर। ठीक है, और मान के चलिए उसके पास अभी बैंक के अंदर 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया, उस मतलब आदमी ने या उस इंडिविजुअल ने एक चेक बना के दे दिया किसी को 1,05,000 रुपए का। अब उसके अमाउंट अकाउंट में तो 1 लाख रुपए हैं, लेकिन उसने चेक बना दिया 1,05,000 का। तो उसकी एक लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट की भी। अगर उस लिमिट के अंदर बैंक को लगता है कि हाँ भाई हम इतनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इनको दे सकते हैं, तो बैंक क्या करता है,
उस 1,05,000 के चेक को क्या है पास कर देता है, मतलब 5,000 की उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी जाती है कि भाई उसके पास 5,000 थे नहीं, उसमें बैलेंस सिर्फ 1,00,000 था, लेकिन उसने बैंक ने उसको पास कितना कर दिया 1,05,000 का, मतलब 5,000 वो क्या हो जाता है ओवरड्राफ्ट हो जाता है। उसके ऊपर कुछ चार्ज लेता है बैंक, वो ठीक है, वो स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं अलग अलग बैंक के, तो इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। मेन मुद्दा ये था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्या होती हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है भाई क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। आपने क्रेडिट कार्ड तो आप यूज करते ही हैं। क्रेडिट कार्ड में ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। आपका अगर अच्छा सिविल स्कोर है, ठीक है, अगर बैकग्राउंड आपका अच्छा है, तो आपको क्या है बैंक क्रेडिट कार्ड दे देते हैं आपकी सैलरी बेस पे या बिजनेस के बेस पे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर 40-50 दिन का क्या है टाइम होता है। जैसे आपने उस क्रेडिट कार्ड से, उसकी भी लिमिट होती है, जैसे भाई 50,000 है मान के चलिए, तो आप 50,000 रुपये तक का परचेज कर सकते हैं। और उसका एक बिल डेट आती है, बिल डेट के बाद बिल जनरेट होता है, और उसके लगभग ये मान के चलिए 1 मंथ के बाद उसकी ड्यू डेट आती है। उस डेट पे आपको जितना भी आपने यूज़ किया, मान के चलिए आपने 50,000 में से 20,000 का वो क्या है यूज़ कर लिया उस क्रेडिट कार्ड में से, तो आपको 20,000 का क्या है वो जिस दिन वो ड्यू डेट आएगी उस दिन आप उसको पे कर देंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी फैसिलिटी है जो बैंक क्या है प्रोवाइड करवाते हैं अपने अच्छे कस्टमर्स को। उसके बाद आता है भाई बिल डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। मतलब ये सेम है, बिल डिस्काउंटिंग इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मान के चलिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, और आपने क्या किया 1 करोड़ रुपए का कुछ सामान आपने क्या कर दिया दूसरी कंपनी को क्या कर दिया सेल कर दिया। अब उसकी क्या पॉलिसी थी कि वो कंपनी 3 महीने के बाद पेमेंट आपको डालेगी भाई, ठीक है। मान के चलिए कि आपने 1 करोड़ का सामान उसको सेल किया है, उसमें से आपका प्रॉफिट 20 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपको वो मिलेंगे 3 महीने के बाद पैसे। आप क्या करते हैं, आप उन इनवॉइसेस को लेकर कहाँ जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं जिसमें आपकी कंपनी का अकाउंट है। वहाँ पे वो बैंक क्या करता है, उसको डिस्काउंटिंग के ऊपर क्या कर देता है, उसको क्लियर कर देता है, मतलब उनको एज ए सिक्योरिटी के रूप में रख लेता है बिल्स को। जैसे मान के चलिए 1 करोड़ के बिल थे, तो वो आपको क्या करता है कुछ डिस्काउंट काट के क्या करता है आपको पेमेंट कर देता है। और जब वो पेमेंट 3 महीने बाद वो आती है, तो वो बैंक के मतलब अकाउंट में क्या है एडजस्ट कर ली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है भाई। उसके बाद आता है डिमांड एंड टर्म लोन्स। डिमांड एंड टर्म लोन्स का मतलब है कि वही है कि जो लोन आपको दिए जाते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल लोन हो गया, या कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। कुछ में क्या है भाई टर्म एंड कंडीशंस होती हैं अलग अलग। जैसे कि अगर होम लोन की बात करें तो उसमें कुछ सिक्योरिटी के रूप में उसके डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। तो बहुत सारे क्या है लोन्स क्या है जो कॉमर्शियल बैंक है वो प्रोवाइड करवाते हैं किसको भाई, लोगों को। तो ये तो थे भाई मेन प्राइमरी फंक्शन। और थर्ड वन जो इसका प्राइमरी जो मेन सबसे मेन फंक्शन है वो है भाई क्रेडिट क्रिएशन। की बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। इसको हम समझेंगे। एक बार हम सेकेंडरी फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं भाई प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन अकाउंट्स। भाई बहुत सारे मैंने आपको बता दिया कि करंट अकाउंट्स खोले जाते हैं, ठीक है, या सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन अकाउंट्स क्या है, सेकेंडरी फंक्शन होता है बैंक का, ये खोलती है भाई अपने कस्टमरों के लिए। उसके बाद है इशूइंग बैंक ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। भाई चेक बुक वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है कस्टमर्स को, ठीक है। उसके बाद है भाई पेमेंट मेथड्स। मैंने आपको बताया था कि NEFT और RTGS, ठीक है भाई। NEFT और RTGS जैसे क्या है पेमेंट्स मेथड्स होते हैं, ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं सुविधाएं। अब 24/7 है भाई ये, ठीक है, 24/7 2019 के बाद से ये क्या है भाई 24/7 सर्विसेज आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है, ये भी भाई क्या है प्रोवाइड करवाई जाती है अपने कस्टमर्स को। उसके बाद आता है डील इन द फॉरेन बैंक ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब है भाई, मान के चलिए आप कहीं बाहर से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, मान के चलिए आपका यूट्यूब से आ रहा है, या आपका बाहर किसी भी सोर्सेज से आ रहा है, या आपके किसी दोस्त ने या फैमिली मेम्बर ने आपको यहाँ पैसा भेजना है, तो वो फॉरेन ट्रांजैक्शन होंगे। जब एक देश से दूसरे देश में क्या है पैसा जाता है, तो फॉरेन ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स में पैसा आता है। तो वो ट्रांजैक्शन क्या क्या है भाई, डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करवाना, ठीक है, वो सभी सुविधाएं हैं वो क्या करता है आपके बैंक्स क्या है प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई प्रोवाइड कार्ड्स इन डेबिट एंड क्रेडिट। आपको पता ही है कि डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया। डेबिट कार्ड वो होते हैं जो आपका पैसा अकाउंट में होता है, आप ATM मशीन से जाकर क्या है भाई पैसा उस अकाउंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी। जो लॉकर फैसिलिटीज़ हैं वो भी क्या है भाई कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। उसका एक एनुअल चार्ज होता है जो बैंक क्या करता है चार्ज करता है कस्टमर से।
अब हमारा जो मेन पॉइंट रहता है भाई वो रहता है क्रेडिट क्रिएशन। उसके बारे में हम अच्छे से डीप से समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है। जिन बच्चों को पहले समझ में नहीं आया वो आज ध्यान से देखें वीडियो को, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। वो देख लेते हैं भाई एक बार। तो इसमें देखिए भाई, जो मेन इसके अंदर जो कॉमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्रेडिट क्रिएशन। की साख का निर्माण कैसे करता है बैंक, मनी सप्लाई को कैसे एक्सपेंड करता है बैंक, वो आज हम सीखेंगे। देखिए भाई, कई बच्चों को क्या है ये समझ में नहीं आया, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप बिल्कुल आज हम बेसिक से समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन बैंक कैसे करते हैं। देखिए क्रेडिट क्रिएशन क्या है, ये एक प्रोसेस होती है बाय विच द कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं भाई, कॉमर्शियल बैंक इस प्रोसेस के अंदर एक्सपेंड करते हैं किसको, मनी सप्लाई को। जो हमारी मनी सप्लाई है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं बाय प्रोवाइडिंग लोन्स या मेकिंग लोन्स, मतलब लोन्स प्रोवाइड करवा के वो इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। वो आज हम देखेंगे कैसे बढ़ाते हैं। इसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस के अंदर क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहले क्या है भाई, प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब है कि पैसा जमा करवाना। सबसे पहले पैसा जमा होगा बैंक के अंदर, उसके बाद ही क्या है प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद एक वर्ड आता है लीगल रिजर्व रेशो, जिसको हम सीआरआर या एसएलआर की फॉर्म में जानते हैं। सीआरआर का आपको पता ही है कि बैंक एक रिजर्व रेशो होता है, कैश रिजर्व रेशो, जो आरबीआई के पास क्या है बैंक को जमा करना पड़ता है। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको वो फंड होता है, वो रेशो होता है जो बैंक अपने पास रखता है ताकि कोई भी कस्टमर है जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो उसको वो दे सके। ठीक है भाई, तो इसको दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, तो ये रेशो क्या है, मेंटेन करना होता है बैंक को। तो इस डिपॉजिट में से इसको मेंटेन करेगा और जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को क्या करता है, इसको हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं जैसे एक तरह से। ठीक है, मान के चलिए प्राइमरी डिपॉजिट है, इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे ताकि ये अपने पास रख सकें, और जो बाकी बैलेंस बचता है उसको हम क्या कर देता है बैंक भाई, लैंडिंग, मतलब कि बैंक लोन पे दे देता है दूसरे लोगों को, और बार बार लोन देता है। उससे क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होती है। ठीक है भाई, ये तो थी एक डेफिनेशन। अब एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है क्रेडिट क्रिएशन निकालने का, कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है, ओरिजिनल डिपॉजिट को यदि हम क्रेडिट मल्टीप्लायर से क्या कर दे भाई, मल्टीप्लाई कर दें। अब बात यहाँ आती है कि सर क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है भाई, 1 में LRR। इसका तो आपको पता ही है कि लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है, CRR SLR। जैसे मान के चलिए इन दोनों को एक बार हम मान लेते हैं कि ये है 10%। ठीक है भाई, तो 1 में हम कितना करेंगे, 10% का परसेंटेज को करेंगे तो 0.1, एक का कितना हिस्सा हो गया, 0.10 हो गया ना। तो इसको अगर हटाएंगे पॉइंट को तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो मतलब क्या आ गया, 10। इसका मतलब क्या आ गया, हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 10 आ गया भाई। ठीक है, अब मान के चलिए किसी ने बैंक के अंदर कितने पैसे जमा किए, 1000 रुपये। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 10। इसका मतलब 1000 रुपये का कितना क्रेडिट क्रिएशन करेगा बैंक, 10,000 क्या है क्रेडिट क्रिएशन कर देगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मान के चलिए कि बैंक ने क्या किया, आपका जो ये है लीगल रिजर्व रेशो है, LRR है, वो 20 है। ठीक है, और बैंक के पास 1 लाख रुपए जमा होता है, तो बताइए बैंक कितना क्या करेगा, क्रेडिट क्रिएशन कितनी करेगा। तो वही हम करेंगे 1/20 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसे करके 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 आएगा, तो 5 से हम किसके 1 लाख उसने अगर जमा होते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो इससे हम ये है कि LRR अगर हमें लीगल रिजर्व रेशो का पता है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर। और क्रेडिट मल्टीप्लायर को यदि हम डिपॉजिट्स जो बेसिक ओरिजिनल डिपॉजिट है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्रेडिट क्रिएशन निकल के आ जाएगी। अब बात आती है कि CRR SLR या कैश लीकेजेस और लैक ऑफ बोरोविंग। अब सर ये क्या होते हैं, CRR SLR का तो आपको पता ही है कि CRR और SLR है वो हमारा क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो। अब ये बताइए कि लीगल रिजर्व रेशो अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर लीगल रिजर्व रेशो अगर ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर LRR है 1 LRR है, अगर वो ज्यादा हो गया, मतलब अगर वो 20% हो तो इनटू में कितना आ जाएगा, 100, या पॉइंट है ना, तो पॉइंट से कट के 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5। और मतलब फिर कितना हो जाता है, अगर 1000 रुपये जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो
5,000। इसका मतलब क्या है कि सर अगर CRR SLR अगर बढ़ जाता है तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, हमारा क्रेडिट क्रिएशन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई अगर CRR SLR ज्यादा हो जाए तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा या कम होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन आपका कम होगा। पहली बात तो ये। दूसरा हम इफेक्ट देखेंगे कैश लीकेजेस। कैश लीकेजेस का मतलब क्या है कि कैश का कम हो जाना, लीकेज होना, मतलब कि मान के चलिए अब जैसे आप अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि काफ़ी सारे क्या है भाई, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में ये हो गया, दूसरे आपको पता ही है कि बाहर इंटरनेशनली क्या हो रहा है। ठीक है, फिर क्रूड ऑयल है वो आ नहीं रहा है। ठीक है, और मूज में क्या है, प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा है ऑयल की वजह से। ठीक है, रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी मतलब गलत बातें मार्केट के अंदर फैलाई जा रही हैं हमारे देश के अंदर कि ना अब तो इकोनॉमी फेल होने वाली है, ये होने वाला है, ये होने, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे मैंने वीडियोस भी देखी हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, अपना पैसा है ना बैंकों से निकाल लीजिए। देखिए अगर ऐसा होता है ना तो फिर बिल्कुल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर मतलब ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं जैसे कि सब अपना पैसा निकाल लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैश लीकेजेस का मतलब ये है कि जब लोग अपना पैसा है वो क्या है अपनी कैश फॉर्म में रख ले, अपने पास अगर वो रखेंगे तो बैंक क्या है क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे भाई। क्रेडिट क्रिएशन होता ही जब हम डिपॉजिट करते हैं, जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हमें भी इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक के पास पैसा है, बैंक दूसरों को भी लोन देगा, दूसरों को लोन देगा तो वो अपना बिजनेस करेंगे। तो मतलब ऐसे करके ये पूरी जो अपनी इकोनॉमी है या अपना देश है कोई भी, वो क्या है पूरा एक सर्कल में काम करता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, हर एक की जितनी प्रोसेस हैं, तो कैश लीकेजेस का भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम कैश अपने पास रख लेंगे या बैंकों से निकाल लेंगे तो इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा भाई, आपका क्या है मल्टीप्लायर इफेक्ट थोड़ा कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अब उसके बाद है लैक ऑफ बोरोइंग्स। अगर कोई लोन ही नहीं लेगा तो, अगर कोई लोन ही नहीं लेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपने पास पैसा रख के ही क्या करेगा, अगर लोन ही नहीं लेगा तो बैंक क्या है भाई दिवालिया हो जाएंगे। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर ये 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई लैक ऑफ बोरोइंग्स का क्रेडिट क्रिएशन पे क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है, हमेशा कैश लीकेजेस अगर ज़्यादा होते हैं तो भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, अगर CRR SLR बढ़ जाते हैं तो भी क्या है क्रेडिट क्रिएशन पे आपका है नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल आज ये जो क्रेडिट क्रिएशन है ना, ये मैंने आपको अच्छे से डीपली समझा दिया है भाई। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से और बता देता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन करता कैसे है बैंक। ठीक है, वो और देख लेते हैं एक बार। जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है ए। ठीक है भाई, ए व्यक्ति ने क्या किया, 1,000 रुपये क्या है बैंक के अंदर क्या कर दिए भाई जमा। मैंने आपको क्या बताया है कि क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या था भाई, क्रेडिट क्रिएशन का हमारा फॉर्मूला था जो ओरिजिनल डिपॉजिट है, डिपॉजिट को यदि हम क्रेडिट मल्टीप्लायर से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन आ जाएगा। अब बात आती है क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 के लीगल रिजर्व रेशो LRR। तो LRR मान के चलिए हमारा है भाई 10। ठीक है, 10 है तो यहाँ से पॉइंट ये कट जाएगा तो 100, तो इससे आ गया मतलब कि हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया 10। ठीक है भाई, 10 क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 रुपये अगर जमा करेगा कोई भी व्यक्ति बैंक के अंदर तो बैंक उसको 1,000 के एक्सपेंड करके कितना क्रेडिट क्रिएशन कर देगा, कितना हो जाएगा भाई 10,000। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि 10,000 की मतलब प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, पूरा 10,000 तो काउंट नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। अब मान के चलिए ए बैंक ने क्या कर दिया, 1,000 रुपये जमा कर दिए भाई बैंक के अंदर। ठीक है, अब एक को हटा दो, अब आया, अब बैंक क्या करेगा भाई, इसमें से 10% रिजर्व रखेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार, 2 बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले रिजर्व। रिजर्व में उसने कितने पैसे रखे भाई, रिजर्व में जो LRR है वो रखे उसने 10%। इसका मतलब कि 100 रुपये उसने क्या कर लिए भाई बैंक ने अपने पास रख लिए, और 900 रुपये उसने क्या कर दिया भाई, 900 रुपये दे दिए उसने लोन पे। ठीक है, 900 रुपये लोन दिया, तो लोन किस फॉर्म में देता है, वो अकाउंट में ही देता है। ठीक है, और अकाउंट में ही कहने का मतलब ये नहीं है कि अब एक बी व्यक्ति आएगा, वो 900 का अगर उसने लोन लिया है, बी ने क्या कर लिया, बी ने यहाँ पे लोन ले लिया। अब आप बोलोगे सर इसने तो ना खर्च कर दिए होंगे 900 रुपये सारे के सारे, ऐसा नहीं है, खर्च किए होंगे लेकिन वो भी किसी न किसी तरह वापस बैंक में ही चले जाएंगे। मान के चलिए इसने कोई चीज़ खरीद ली या कोई भी वस्तु उसने खरीदी या कोई सर्विसेज ली, अब इसने कहीं पे पेमेंट करी तो वो पैसा फिर से बैंक में चला गया ना, वो तीसरे व्यक्ति के उसके अकाउंट में चला गया। कहने का मतलब बैंक से पैसा वापस बैंक में ही चला गया।
फिर ये बी व्यक्ति ने लोन ले लिया, लोन लेके इसने किसी पेमेंट कर दी, मान के चलिए इसने बी ने कोई पेमेंट कर दी सी व्यक्ति को, ठीक है, और सी व्यक्ति ने क्या किया, अब उसके पास 900 रुपये आ गए, इसने 900 के 900 रुपये यहाँ पे क्या करवा दिए, बैंक में फिर से जमा करवा दिए। अब सी आया जिसने बी से ये पेमेंट ली थी, उसने क्या करे, 900 रुपये उसने जमा कर दिए भाई, ठीक है। 900 रुपये जब जमा करने आया तो 900 का 10% उसने बैंक ने क्या कर लेता है, बैंक 90 रुपये अपने क्या कर लेगा भाई, LRR में रखेगा, और 810 रुपये यहाँ पे क्या कर देगा भाई, फिर से लोन दे देगा, ठीक है। 810 सी ने क्या 810 रुपये का लोन मान के चलिए बैंक ने किसको दे दिया भाई लोन, अब डी को दे दिया। डी ने वो पेमेंट किसको कर दी, ई को कर दी, किसी वस्तु खरीद लिया, कोई सामान खरीद लिया। ई ने फिर से क्या किया, ई फिर बैंक के पास आया, उसने 810 रुपये फिर बैंक में जमा कर दिए भाई, यहाँ आके इस बैंक में नहीं, चाहे दूसरे बैंक में कर दिए हों, लेकिन जा तो बैंक में ही रहे ना, बैंक सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो 810 रुपये जमा कर दिए। अब 810 का वही कि भाई 10% बैंक 81 रुपये तो यहाँ पे अपना रिजर्व बना के रखेगा, और 810 में से आप लगभग ये घटा लीजिए, कितना हो गया, 730 रुपये के आसपास है ना, 729 रुपये के आसपास क्या है भाई, वो क्या है अपने पास, मतलब फिर से क्या दे देगा भाई, फिर से इसका क्या कर देगा, लोन। अब आप ध्यान से देखेंगे कि पैसे तो 1000 ही थे, लेकिन बार बार में क्या हुआ, रिजर्व रख के उसने उसको दे दिए, उसने फिर से बैंक में जमा कर दिए वही पैसे, फिर यहाँ पे 900 रुपये क्या हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, ये जो 1000 रुपये हैं या आपके फिर से 900 रुपये जो जमा होते हैं ना, वो बैंक की लायबिलिटी हो जाती है एक तरह से, ठीक है भाई। बैंक का उत्तरदायित्व तो है कि हम जब भी कोई भी कस्टमर पैसे मांगेगा तो हम ये पैसे उनको लौटाने के लिए, इसीलिए तो ये रिजर्व बनाया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिए तो मैं कल ही जाके लाख रुपए निकाल ही लूंगा, ऐसा तो नहीं होता भाई। जरूरत होती है तो 2000, 5000, 10,000 निकाल लेते हैं हम जरूरत के हिसाब से। तो इस तरीके से भाई क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल डीपली पढ़ा दिया है, बस क्वेश्चन ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन आता है वो इसके ऊपर नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आता है तो बस ये आएगा कि भाई क्रेडिट क्रिएशन है, अगर आपने 1000 रुपये बैंक के अंदर जमा किए जाते हैं और जो लीगल रिजर्व रेशो अगर वो 10 है, जितना भी परसेंटेज हो ना उससे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका सीधा सा है, ये भी निकालने की जरूरत नहीं। जितना भी आपको ये दे रखा हो ना, इसका बस 1 के LRR करके, सॉरी 1 के LRR करो, जितना 10 है, ठीक है, तो और मल्टीपल 100 हो जाएगा, 10 से 1 कट के आ गया 10। वैसे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, LRR अगर 20 हो गया ना तो फिर ये घटता चला जाएगा, मतलब जितना LRR बढ़ेगा ना उसकी वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो ये थी भाई आज की हम अपनी वीडियो कॉमर्शियल बैंक की, जिसमें हमने आज पढ़ा कि कॉमर्शियल बैंक क्या है और उसके क्या क्या मेन फंक्शन है भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इससे हमारा थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे भाई, ठीक है। और वीडियोज़ हम लगातार लेके आ रहे हैं आपकी कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कॉमर्स बैकग्राउंड की जो भी वीडियोस रहेंगी, स्टैटिस्टिक्स की भी अपनी वीडियोस हैं रेगुलर हम डाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये अभी स्टार्टअप किया है हमने अपना एक मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई फ्री में लोगों को क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।